तो वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए वैकेंसी आ रखी है, IBPS द्वारा वैकेंसी निकाली गई है RRB में, रीजनल रूरल बैंक। तो RRBs में वैकेंसी है, मतलब जो रूरल बैंक है जो भारत की कई सारी बैंकें हैं जो इस क्षेत्र में आती है, रूरल बैंक के अंतर्गत आती हैं। तो उसमें ये वैकेंसी 2 तरह के पद हैं, आपको बता दूं, और डिटेल जानकारी मैं आपको नीचे दूंगा। जो नंबर 1 का पद है वो ग्रुप A के अधिकारी आप बनाए जाएंगे। मैं यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ऑफिसर्स स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 का, ठीक है। और दूसरी जो आपका पोस्ट है वो है असिस्टेंट के, ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है, मल्टीपर्पज़ आप कह सकते हो, जैसे आप MTS कहते हो, तो ऑफिस असिस्टेंट का ये पोस्ट है। ये ग्रुप B का पद है और ये वाला ग्रुप A का पद है। तो जाहिर सी बात है ग्रुप A की सैलरी ज़्यादा होगी, ग्रुप B की कम होगी। तो आप आगे देखेंगे कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए और आपका एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू किस में है किस में नहीं है, सारी चीज़ें हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर जाके आपको ऑनलाइन अपना फॉर्म भरना है आगे बढ़ने की श्रृंखला में। और ये IBPS के बारे में तो आप जानते हैं कि एक ये संस्था है जो बच्चों को सिलेक्ट करती है और बैंकों को दे देती है, भाई ये बच्चे जो है ना आपके लिए सुटेबल हैं, ले लो, हमने इन्हें चेक कर लिया सब कुछ। तो सिर्फ IBPS क्या करती है, एक रिक्रूटमेंट बॉडी है, ठीक है, और ये स्वायत्त एक संस्था भी है। अब देखिए ये चीज़ हमने आपको बता दी कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि कोरोना का वैसे भी दौर चल रहा है आपका। ये देखिए ग्रुप A की ये और ये ग्रुप B की पोस्ट, आपके जो एग्ज़ाम है वो सितंबर या अक्टूबर या नवंबर 2020 में होने वाले। डेट इसमें अभी फिक्स बताई नहीं गई है, मैं नीचे आपको और बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि आपका प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, धीरे धीरे करके आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। और आगे बढ़ने की श्रृंखला, अब देखिए कि कौन कौन सी रूरल बैंक हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, तो मतलब ये बहुत सारी बैंकें हैं, हर प्रदेश में अलग अलग अपनी बैंक हैं, आप देख सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब जिस बैंक के लिए आवेदन कर रहे हो, जैसे कि आपने आवेदन किया आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के लिए, तो आपको इसकी रूरल जो लोकल की लैंग्वेज है, जो स्थानीय लैंग्वेज जो है तेलुगु, आपको आनी चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपका ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और जैसे कि आपको काम करना है, जैसे मान लीजिए आप रहने वाले हो बलिया के, उत्तर प्रदेश के, अब जाके चले गए हो आंध्र प्रदेश में काम करने, वहाँ के लोग तेलुगु बोलेंगे, आपको समझ में नहीं तो आप काम क्या करेंगे। तो इसलिए इन लोगों ने बता रखा पहले से ही कि ये जो है ना डिजायर्ड आपको जो है ना आनी चाहिए लोकल लैंग्वेज आपको। तो आप जिस एरिया में रह रहे हो उस एरिया के लिए ही आवेदन करो, या आपको भाषा आती है तो नो प्रॉब्लम, ठीक, आप कहीं के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे झारखंड के लिए क्या है, तो हिंदी आनी चाहिए, तो इसमें क्या हो गया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब पूरा उत्तर भारत इसमें अप्लाई कर लेगा, मोस्टली सबको आती है। अब जैसे कर्नाटका ग्रामीण बैंक है, कन्नड़ बहुत कम लोगों को आती है, हिंदी भाषी लोग। तो जो है ना स्थानीय जो रहने वाले बच्चे हैं, तो अपने हिसाब से आप प्रेफर कर सकते हैं कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखिए टोटल 43 बैंक हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप इनमें किसी में भी नौकरी कर सकते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में और देखते हैं। अब यहाँ से देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि आप दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ से देखिए, एक कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए एंड कैन आल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, आप यहाँ से देखिए, स्केल 1 और स्केल 2 और स्केल 3 के लिए। तो आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब जैसे 4 टोटल पोस्ट हो गई, एक तो आपकी असिस्टेंट वाली हो गई, एक स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। आप चाहो तो चारों के लिए भर लो, आप चाहो तो एक के लिए भर लो, आपको अलग अलग जो है ना फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी, बस ये चीज़ है, सेपरेटली फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी ईच पोस्ट के लिए। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, 2 या 3 जिसके लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बच्चों के कमेंट आते हैं बाद में कि हम 2 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप इसमें कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उम्र सीमा पूरी होती है तो आप भर सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, नेपाल भूटान वाले बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। अब देखिए उम्र सीमा की गणना 1 जुलाई 2020 से की जाएगी, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपकी उम्र, अगर आप स्केल 3 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 3/7/1980 से 30/6/99 के बीच में होनी चाहिए। स्केल 2 के लिए आप मैनेजर बनाए जाएंगे, स्केल 3 वाले सीनियर मैनेजर हैं, स्केल 2 वाले मैनेजर हैं, और स्केल 1 वाले असिस्टेंट मैनेजर हैं, और ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप B की पद। अब जो आपके मैनेजर की पोस्ट हो, मतलब स्केल 2 की पोस्ट है, उसमें 21 से 32 साल चाहिए। आप 3/7/1998 से 30/6/99 के बीच में होनी चाहिए। स्केल 1 के लिए आपकी 18 से 30 साल होनी चाहिए, और 30/7/90 से 30/6/2002 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़नी चाहिए। अब देखिए
ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल उम्र होनी चाहिए, मतलब 2/7/92 से 1/7/2002 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़नी चाहिए। बट इन द केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी, इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब OBC, देन यू विल गेट रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में। और अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं, पर्सनल विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी हैं, तो 10 साल की छूट है। भूतपूर्व फौजी हैं तो आपको जो यहाँ से देख सकते हैं आपको 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के आप जो है ना अगर हैं 5 साल मिलिट्री सर्विस कर रखी तो आपको ये सब चीज़ें, आप अगर इनसे बिलोंग करते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप डाइवोर्स वुमेन वगैरह हैं या विडोज़ वगैरह हैं तो आपको जो है ना 9 साल की छूट मिलेगी। और जो है ना 1984 के जो राइट हुए थे, अगर आप उनके शिकार हुए हैं, आपको उसमें क्षति पहुंची है, तो आपको 5 साल तक की छूट इसमें मिलने वाली है। तो हमने छूट देख लिया कि आपको छूट कहाँ कहाँ मिल रही है, रिलैक्सेशन आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है। और अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आप ये PDF वगैरह में इनकी जो डिटेल नोटिफिकेशन उसमें आप देख सकते हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप तो आप अपना स्क्राइब भी लिख सकते हैं, ले सकते हैं, मतलब लिखने वाला अगर आप चाहें तो। आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, हाथ से लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप इसमें ले सकते हैं। और इकोनॉमी वीकर सेक्शन वाले बच्चों को भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। अब देखते हैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का जो पोस्ट है, ग्रुप बी की जो पोस्ट है, इसमें यू मस्ट हैव बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेंट RRB, डिजायर वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री का मतलब BSc BA, कोई भी बैचलर डिग्री, कला साहित्य विज्ञान, किसी से भी आपके पास में है, BTech MTech जो भी है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, बैचलर डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर किसी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कितना भी परसेंटेज आपके चलेगा, बट आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो डिजायरेबल है। इट मीन्स इफ़ यू हैव यू कैन अप्लाई, इफ़ यू डोंट हैव यू कैन आल्सो अप्लाई, ठीक है, फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में हम देख लिया। अब देख लेते हैं हम ऑफिस असिस्टेंट स्केल 1 के लिए। तो स्केल 1 वाले क्या होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर। इसके लिए आपके पास में क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, एनी डिसिप्लिन से। और देखिए अगर आपके पास इनसे बैचलर डिग्री है तो आपको जो है ना प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और कंप्यूटर का नॉलेज जो है ना ये डिजायरेबल है। इफ़ यू हैव इट्स ओके, नॉट हैव इट्स आल्सो ओके। अब देखिए जो आपकी मैनेजर की पोस्ट थी स्केल 2 के जो अफसर थे, उसमें क्या थे आप यहाँ से देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% नंबर के साथ में होनी चाहिए। अगर आपके पास इसमें है बैचलर डिग्री तो आपको जो है ना प्रेफरेंस दिया जाएगा, और साथ में आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो स्केल 2 के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अब देखिए जब स्केल 2 के लिए एक्सपीरियंस, और ये देखिए स्केल 2 में कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी भर्ती हैं, तो उसमें क्या है कि आपके पास में जो स्पेशलिस्ट जैसे कि लॉ में ऑफिसर आप बनाए जाएंगे, बैंक में लॉ के अधिकारी होते हैं, कानून के जानने वाले, तो आपके पास में LLB की डिग्री होनी चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस। तो सेम चीज़ है, एक्सपीरियंस सब में 1 साल का लगेगा। जैसे चार्टेड अकाउंट है 1 साल का एक्सपीरियंस ये होना चाहिए, लॉ ऑफिसर के लिए 2 साल का यहाँ से एक्सपीरियंस है, 50% नंबर के साथ में आपके पास में LLB होनी चाहिए, ठीक है। सेम चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन IT के लिए आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और IT से आपके पास में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। तो ये चीज़, और 50% नंबर भी होने चाहिए। अब स्केल 3 के लिए आपके पास में क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए, अगर इनमें है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि भाई आप सीनियर मैनेजर बनाए जा रहे हो, मोटी तनख्वाह भी तो पाओगे आप, तो कुछ तो होना ही चाहिए कि नहीं होना। अब देखिए एक चीज़ बता देते हैं आपको कि अगर आप 21/7/2020 के पहले आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो और आगे देखते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों की बाद में जो है ना कमेंट आती रहती है, आप पूछते रहते हैं। फ़ीस देख लेते हैं, फ़ीस हाउ मेनी रुपीज़ यू हैव टू पे फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो देखिए अगर आप ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 के लिए, दोनों 850 रुपये सबके लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 175 रुपये, मतलब SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हो ऑफिस असिस्टेंट के लिए तो आपकी 850 रुपये सबके लिए, और बाकी 175, मतलब कि फॉर्म फीस दोनों की सेम है, चाहे आप जिसके लिए भी अप्लाई करो। चाहे थोड़ा सा अंतर करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप B की पोस्ट थी, ऑफिस असिस्टेंट के लिए थोड़े कम पैसे लेने चाहिए, लेकिन यहाँ पर चीज़ें सेम है। अब देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन का क्या है सीन, आप यहाँ से देख सकते हैं। आपका प्री एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पर बताया यार, मैं आपको बता रहा हूँ।
जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए है उसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम मैं आपको नीचे बताऊंगा, ये आपकी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से होने वाले हैं। आप जिस एरिया के लिए अप्लाई किया है उस एरिया के हिसाब से आपका मीडियम ऑफ एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40-40, नंबर 40-40, 45 मिनट का टाइम लगेगा आपको, ठीक है। निगेटिव मार्किंग आपकी होगी, मैं आपको वो नीचे बताऊँगा। अब देखिए स्केल 1 के लिए आप देख सकते हैं, स्केल 1 में क्या क्या है, रीजनिंग और गणित आएगी आपकी, सेम चीज़ वही 40-40, 45 मिनट का आपके ये होने वाला है। तो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम मतलब भाषा कौन सी रहेगी आपकी, लोकल लैंग्वेज, हिंदी और अंग्रेजी, ये भाषाएं आपकी रहने वाली हैं। मेन एग्जामिनेशन में आपका क्या आने वाला है, आप यहाँ से देखिए, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब देखिए ये जो है ये आपकी जो है ना लोकल लैंग्वेज में भी रहेंगे, और लेकिन इंग्लिश आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज हिंदी में रहेगी। तो ये चीज़ 2 घंटे का होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, ये सब चीज़ें। अब देखिए ऑफिसर स्केल 1 के लिए मोस्टली चीज़ें सेम ही हैं, सेम ही चीज़ें आपकी यहाँ से पूछी जा रही हैं। अब देखिए इसमें और आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ से बता देता हूँ कि हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में आप कोई एक भाषा को चुन सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश चुन लें या आप हिंदी चुन लें। तो ये चीज़ भी ज़रूरी थी, आप यहाँ से देख सकते हैं 4A और 4B कोई एक आप इसमें चुन सकते हैं, ये चीज़ इसकी हो गई। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है किस एरिया की कौन सी, आप यहाँ से देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में वर्जन ऑफ टेस्ट आपके जो है ना इसमें हो सकते हैं हिंदी, इंग्लिश एंड तेलुगु। अरुणाचल प्रदेश में ये हरियाणा वगैरह में। तो आप देख सकते हैं आप एरिया के हिसाब से आप किस एरिया के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये सारे दे रखे हैं। मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। अब देखते हैं, हमने देख लिया एग्ज़ाम पैटर्न किसके बारे में, हमने देख लिया ऑफिस असिस्टेंट के बारे में और स्केल 1 के बारे में। दोनों का पहले प्री होगा, फिर दोनों का आपका मेन एग्ज़ाम होगा। लेकिन अब जो आपका स्केल 2 है और स्केल आपका जो 3 है उसमें क्या है, सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम होगा, इसमें 2 एग्ज़ाम नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, स्केल 1 और मल्टीपर्पज़ वाले में जो असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ था उसमें प्री और मेंस होंगे, इसमें सिर्फ एक मेंस का एग्ज़ाम होगा। ये चीज़ें आपसे पूछी। स्पेशलिस्ट में आपका प्रोफेशनल नॉलेज हो गया, जिसमें आपने डिग्री पाई है उससे रिलेटेड। अब देखिए ऑफिसर स्केल 3 के लिए आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, 2 घंटे का आपका ये रहने वाला है। और 4A 4B मतलब इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में कोई एक लैंग्वेज आपको चुननी है, तो वो आपकी मर्जी है। अब देखिए आपकी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर आपका यहाँ रहने वाला है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। करीब 1/3 के आसपास आपका नंबर काट लिए जाएंगे अगर आप गलत जवाब देते हैं। कट ऑफ स्कोर आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए ईच कैंडिडेट आपको जो मिनिमम एक स्कोर करना है, उसके बाद आप जो है ना पार्टिसिपेट कर पाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। मतलब हर आपका सब्जेक्ट का एक मिनिमम कट ऑफ भी एक डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी किसके आधार पर बनेगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर आप देख रहे हैं असिस्टेंट पर्पज़ के लिए, तो आपके मार्क्स जो आए हैं मेन एग्ज़ाम में वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि प्री और मेंस होना था आपका, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप स्केल 1 के लिए जा रहे हो तो आपके जो मेन एग्जामिनेशन में नंबर आए हैं और आपके जो है ना इंटरव्यू में जो नंबर आए वो दोनों मिलके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे। और जो आपके स्केल 3 है उसमें जो आपके ऑनलाइन में जो नंबर आए हैं, उसके अलावा जो आपकी इंटरव्यू में जो नंबर आए हैं वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगी। तो मल्टीपर्पज़ वालों के लिए तो सिर्फ आप देख सकते हैं कि जो मेन एग्ज़ाम में नंबर आए बस उसी के आधार पर बन जाएगी। स्केल 1 के लिए आपके इंटरव्यू के नंबर और आपके रिटन एग्ज़ाम मतलब मेन एग्ज़ाम के नंबर जोड़े जाएंगे। और जो है ना स्केल 2 के लिए आप देख सकते हैं कि आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ और आपका जो इंटरव्यू हुआ उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सेम आपकी स्केल 3 के लिए भी चीज़ होगी। तो ये चीज़ हमने देख ली है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी हो सकती है, लेकिन जो है ना कोरोना के कारण जो कोविड-19 है, इसके कारण जो अभी कोरोना फैला हुआ है, जब तक ये रहेगा तब तक ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग नहीं होगी। अगर एग्ज़ाम डेट के तक कोरोना ख़त्म हो जाता है तो आपकी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी करवाई जा सकती है। तो आप जो है ना ले सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ SC ST कैंडिडेट, माइनॉरिटीज़ वगैरह के लिए उपलब्ध है। भूतपूर्व फौजियों के लिए भी ये चीज़ उपलब्ध है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटरव्यू किसका होना है आप देख सकते हैं। स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपका इंटरव्यू के जो नंबर आएंगे वो भी आपके जोड़े जाएंगे। इंटरव्यू के लिए जो टोटल नंबर है वो 100 नंबर हैं और
इंटरव्यू के नंबर और ऑनलाइन एग्ज़ाम के जो आपके नंबर आएंगे वो जोड़ के फाइनल मेरी लिस्ट बनाई जाएगी। तो जितना हो सके उतना अच्छा स्कोर करिएगा, क्योंकि ये आपके काम देने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमने कई सारी चीज़ें आपको यहाँ से बता दी हैं। अब देखिए, मैं आपको सिलेबस के बारे में और इसके एग्ज़ाम पैटर्न और ओल्ड पेपर के बारे में एक ज़रूरी चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप ये जो सिलेबस वगैरह है, क्या चीज़ क्या नहीं, अब ये तो मान लीजिए सारी चीज़ें हमने बताई, लेकिन आप सेपरेटली सिलेबस वगैरह देखना चाहते हो तो आप जा सकते हो www.sarkarisyllabus.com पर, sarkarisyllabus.com पर। वहाँ पर आपको डिटेल में इसका सिलेबस वगैरह मिल जाएगा और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह, सेंटर वगैरह, लैंग्वेज के बारे में जानकारी वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि PDF ये 55 पन्नों की हैं। अगर आप 55 पन्ने पढ़ने बैठते हैं तो आपको पूरा एक दिन चाहिए, और दिन में कम से कम 8 घंटे पढ़ोगे तब पढ़ पाओगे। तो इसके लिए डिटेल के लिए आप सेपरेटली उसके लिए जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।